हेलो मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है निर्वाण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, कल हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम देखेंगे प्रोटीन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि प्रोटीन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं प्रोटीन के बारे में। हाँ, तो प्रोटीन के बारे में कुछ पॉइंट सुनना, सिंपल पॉइंट है, हमें तुरंत याद भी हो जाएगा। यहां से प्रोटीन के बारे में बहुत ही सिंपल जानकारी। प्रोटीन की अगर बात करें कि बताइए प्रोटीन जो है वह किस तत्वों से मिलकर बना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रोटीन किस तत्वों से मिलकर बना है। तो यहाँ CHON से मिलकर बना होता है। ये इसमें मुख्य तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इसके अलावा इसमें Sp भी हो सकता है, S से सल्फर, P से फास्फोरस होता है और इसके अलावा इसमें I भी हो सकता है। I से यहाँ पे आयोडीन भी याद रखना और I से आयरन भी याद रखना। इन तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन इसमें सबसे मुख्य तत्व कौन से जो कि अत्यंत आवश्यक है, तो वह CHON होता है। फिर दूसरा पॉइंट याद रखना है कि प्रोटीन की कमी हो जाए तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे होगा, तो हमारी मांसपेशियों पे सबसे पहला इफेक्ट होता है। और प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां जो होती है वह कमजोर हो जाती है। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां जो है वह कमजोर हो जाती है। और इसी मांसपेशियों की कमजोरी से संबंधित बच्चों में दो रोग होते हैं। एक का नाम होता है क्वासियोरकोर और एक का नाम होता है मेरस्मस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों में, सिंपल पॉइंट है, बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो मुख्यतः कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो दो रोग के नाम हमें याद रखने हैं। दो रोग के नाम जो है वह हमें याद रखने हैं। एक का नाम होता है क्वासियोरकोर और दूसरे का नाम होता है मेरास्मस। कहो या कोई मेरस्मस कहे तो भी सही है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिर्फ प्रोटीन की कमी हुई है बच्चों में, किसकी प्रोटीन की कमी हुई है, सिर्फ प्रोटीन की कमी हुई है बच्चों में, तो कौन सा रोग हो जाता है, तो आंसर देना है क्वासियोरकोर हो जाता है। और प्रोटीन के साथ में अन्य की कमी हुई है, जैसे कि अगर बात करें कि प्रोटीन के साथ में वसा की कमी हो गई है, या फिर बात करें कि प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, या फिर अगर हम कहें कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों की ही कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो आंसर क्या होगा, मेरस्मस हो जाता है। यहां तक देख लिए। अब यहां से अगर किसी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसको प्रोटीन के स्रोत खिलाना पड़ेगा, सभी को पता है। तो प्रोटीन का स्रोत यानी जिससे कि प्रोटीन प्राप्त होता है उसे कहेंगे प्रोटीन का स्रोत। और प्रोटीन का जो सबसे अच्छा जो स्रोत है वह होता है स्पाइरुलिना। क्या होता है मित्रों, स्पाइरुलिना होता है। स्पाइरुलिना के बाद में नंबर आता है सोयाबीन का। सोयाबीन के बाद में नंबर आता है विभिन्न प्रकार के दालों का। विभिन्न प्रकार के दालें हैं, यह भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। इसके बाद में नंबर आता है मांस का और इसके बाद में नंबर आता है अंडे का। अंडे के बाद में दूध आदि का भी नंबर आता है। तो इसमें क्रम पूछा जाता है। ये जो क्रम है वह हमें याद रखना है कि प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं और फिर इससे कम वगैरह किसमें। और ये जो स्पाइरुलिना दिखाई दे रहा है आपको, स्पाइरुलिना, ये स्पाइरुलिना है, यह खारे पानी में पाई जाने वाली एक शैवाल होती है। फिर यहां से एक पॉइंट और याद करना है कि स्पाइरुलिना में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो ये एप्रोक्स प्रतिशतता हम याद रखेंगे। तो इसकी जो प्रतिशतता है वह याद रखना है लगभग 65%। फिर सोयाबीन में इसकी प्रतिशतता, प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी है, तो 65 से 20 माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 45%। फिर दालों में कितनी है, तो इससे -20 कर दो तो यह हो जाएगा 25%। तो हमें इसमें याद रखना है 23 से 25%। फिर पूछा जाए कि बताइए मांस में कितनी प्रतिशतता होती है, तो इसमें 23 से जो है वह 1 माइनस करो, 23 से 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 22%। और पूछा जाए कि अंडे में कितनी प्रतिशतता है, तो 22 से -10 कर देना तो यह आ जाता है 12%। तो देखिए यह जो है अलग अलग प्रतिशतता होती है प्रोटीन की
और ये जो प्रतिशतता ये परफेक्ट प्रतिशतता नहीं है, ये लगभग प्रतिशतता है। जैसे स्पाइरुलिना में प्रोटीन की प्रतिशतता है वह 62 से लेकर 66% तक होती है, तो हमने इसका 65 के आसपास मान लिया क्योंकि याद करने में ये पॉइंट इजी है। सोयाबीन जो होता है उसमें 42 से लेकर 46-47% तक होती है, तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इस टाइप में हम इसको याद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो एक तो ये पॉइंट हमें याद रखना और यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और हम प्रोटीन से संबंधित कुछ जानकारी आपको देते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें ऐसा याद रखना है कि मान लीजिए कि ये अकेला अणु है, तो इस अकेले अणु को बोला जाता है एमिनो एसिड। क्या बोला जाता है? एमिनो एसिड। और ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक वाली संरचना को क्या बोला जाता है? तो इसी को बोला जाता है प्रोटीन। सिंपल पॉइंट है। अब यहां पे पॉइंट सुनिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटीन जो है वह किसके बहुलक होते हैं, यानी किससे मिलकर बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं या एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन जो होता है उसमें एमिनो एसिड ऐसे होता है, जैसे कि ये मान लीजिए ट्रिप्टोफैन है, ये वेलिन है, ये आइसोल्यूसिन है, फिनाइलएलेनिन है, ये अन्य है। तो इसमें ये जो एमिनो एसिड का क्रम है ये बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि प्रोटीन का जो गुण होता है वह एमिनो एसिड के क्रम पे निर्भर होता है। अगर एमिनो एसिड का क्रम चेंज हो जाए, जैसे ट्रिप्टोफैन है ये यहाँ पे आ जाए, वेलिन की जगह वेलिन और किसी अन्य जगह चला जाए, तो हल्का सा इसमें कुछ चेंजेस हुआ है एमिनो एसिड के क्रम में, और एमिनो एसिड के क्रम में चेंजेस होने के कारण प्रोटीन जो होता है वह अपना गुणधर्म बदल देता है, अपना गुण बदल देता है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का गुणधर्म किस पे डिपेंड होता है, तो एमिनो एसिड के क्रम पर डिपेंड होता है। फिर इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करने वाला जैव अणु कौन सा होता है? तो भी आंसर देना है प्रोटीन ही होता है। और सबसे जटिल जैव अणु भी कौन सा होता है? तो भी आंसर देना है प्रोटीन। तो यहां से देखिए कुछ पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख लेंगे, इसमें याद रखना है क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करने वाला जैव अणु, सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करने वाला, सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करने वाला जैव अणु कौन सा होता है? सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करने वाला जैव अणु कौन सा होता है? तो भी आंसर देना है प्रोटीन होता है। फिर अगर पूछ लिया जाए कि सबसे जटिल जैव अणु, सबसे जटिल जैव अणु भी कौन सा होता है? तो भी आंसर देना है प्रोटीन ही होता है। फिर हमने याद किया था कि प्रोटीन जो है उसका गुणधर्म किस पे डिपेंड करता है? एमिनो एसिड के क्रम पर। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रोटीन का गुणधर्म, प्रोटीन का गुणधर्म एमिनो एसिड के क्रम पर निर्भर होता है। एमिनो एसिड के क्रम पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। लिख लिए यहां तक पॉइंट। अब इसके बाद में देखिए, अगर एमिनो एसिड का क्रम चेंज हो जाए तो प्रोटीन भी अपना गुणधर्म चेंज कर लेता है, गुण चेंज कर लेता है। इसीलिए प्रोटीन में थोड़ी सी, यानी एमिनो एसिड का क्रम चेंज हुआ तो गुण चेंज, इसलिए इसको एक अलग ब्रांच बना दी गई। उस ब्रांच का नाम रखा गया प्रोटियोमिक्स। क्या नाम रखा गया? प्रोटियोमिक्स। तो यहां से हम पॉइंट याद करेंगे कि प्रोटीन जो है उस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि प्रोटीन में एमिनो एसिड का क्रम है, जो प्रोटीन का यानी संरचना, यानी इसका एमिनो एसिड के साइड में विद्यमान है। तो प्रोटीन के संरचना तथा कार्य का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर देना है प्रोटियोमिक्स के अंतर्गत। तो यहाँ पे नेक्स्ट में लिखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रोटीन की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन, प्रोटीन की संरचना तथा कार्य का अध्ययन, प्रोटीन की संरचना तथा कार्य का अध्ययन प्रोटियोमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। प्रोटियोमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। सिंपल पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु।
अब फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, और प्रोटीन जो होता है वह किसका बहुलक होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो एमिनो एसिड का बहुलक होता है। ये हम पहले भी लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रोटीन एमिनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद भी रखना है। फिर हम याद रखेंगे कि ये जो एमिनो एसिड है यह कितने प्रकार के मुख्यतः, तो एमिनो एसिड जो है वह मुख्यतः दो प्रकार के विभाजित कर लेंगे। एमिनो एसिड जो होता है इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हम याद करेंगे एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड को हिंदी में कहा जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल। और दूसरा भाग हम याद करेंगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब यहां पे सिंपल पॉइंट याद रखेंगे कि एसेंशियल क्या और नॉन एसेंशियल क्या है। एसेंशियल का मतलब ध्यान रखना कि वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, अतः उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, और जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड यानी कि वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, अतः वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, अतः इन्हें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और आवश्यकता नहीं होती इसलिए इसे कहा जाता है अनावश्यक, इसे कहा जाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। सिंपल पॉइंट है। तो ये हो गया आवश्यक और यहां पे ये हो गया है अनावश्यक। अब यहां से क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है इसके बारे में थोड़ा सा आगे की ओर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहां पे देख लेते हैं, ये ठीक है, लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा है यहाँ पे कि एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं 10 तो होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड यानी आवश्यक अमीनो अम्ल, और 10 ही होते हैं इसमें नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड यानी अनावश्यक अमीनो अम्ल। वापस पॉइंट सुनना, आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहेंगे, तो वे अमीनो एसिड जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, अतः बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, और बाहर से लेने की आवश्यकता होती है इसलिए नाम रख दिया है आवश्यक अमीनो अम्ल। और यहां से हम याद रखेंगे कि वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में ही हो जाता है, अतः बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको कहा जाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल याद करना है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है, देखो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी लिखी हुई है कि किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देंगे यहाँ पे कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है उसके बारे में पॉइंट करेंगे, इसमें कौन कौन सा रहेगा आवश्यक अमीनो अम्ल। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद करना है टीटी हॉल में वीआईपी, टीटी हॉल में वीआईपी। टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, इस टी का मतलब थियोनिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, एम ई से मेथियोनिन, बी से वेलिन, आई से आइसोलिसिन, पी से फेनिल एलेनिन। अब ये जो होते हैं यह तो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, इसके अलावा जो भी बचे हुए कहीं पे आ जाए तो वह कौन से होंगे, अनावश्यक अमीनो अम्ल। कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से नहीं होते हैं, जैसे दे दिया ट्रिप्टोफैन है, या थ्रियोनिन है, या हिस्टिडीन है, या फिर दे दिया सिस्टीन। तो सिस्टीन यहाँ पे शब्द नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब सिस्टीन है तो आवश्यक नहीं है, वह कौन सा हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा। या दे दिया ग्लूटेमिक अम्ल, तो ये भी ग्लूटेमिक अम्ल भी अनावश्यक हो गया। ग्लूटेमेट दे दिया तो वह भी क्या हो गया, अनावश्यक। तो इस फॉर्मूले से इतना हम याद रख सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ ऑब्जेक्ट दिए बोले हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे पूछा जाए कि बाल तथा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर देना है केराटिन होता है। फिर इसके नीचे होती है त्वचा, देखो बाल और नाखून, इसके नीचे त्वचा। त्वचा में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो त्वचा में इसको याद करने का तरीका है इकोकीरे, इकोकीरे, ई से इलास्टिन, सीओ से कोलेजन, कीरे से केराटिन। फिर इसके बाद में है, इसके हटाओगे तो इसके नीचे आएगी हड्डी। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना है इको, ई का मतलब इलास्टिन, सी से कोलेजन, ओ से ओसिन। फिर इसके बाद में है गुणसूत्र जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर है हिस्टोन प्रोटीन। गेहूं में कौन सा पाया जाता है, तो ग्लूटेन, या कहीं पे ग्लूटेनिन शब्द आए तो भी एक ही बात है।
ग्लूटेनिन प्रोटीन पाया जाता है, तो देखिए। फिर अंडे में कौन सा, तो अंडे में पाया जाता है एल्बुमिन। और दूध में कौन सा, तो दूध में पाया जाता है CAG, याद रखना है, C से केसिन, A से एल्बुमिन, G से ग्लोब्यूलिन, लिखा हुआ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया हिस्सा। और ओसिन में ध्यान रखना है कि हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो वहां ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और कभी ऐसा कैसा पूछ लिया कि दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन। फिर थोड़ा सा आगे की ओर चर्चा करेंगे। आगे की ओर विटामिन के बारे में कुछ जानकारी। तो देखिए, प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है, विटामिन की जानकारी देख लिए। विटामिन जो होता है उससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इस विटामिन का पाचन भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको कहा जाता है रक्षात्मक खाद्य, क्योंकि यह विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करता है। बार बार गर्म करने पर कौन नष्ट हो जाता है, तो आंसर होगा विटामिन नष्ट हो जाता है। और अगर पूछे कि सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट होता है, बार बार गर्म करेंगे तो सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो फिर आंसर देना है विटामिन सी। क्या आंसर देना है, विटामिन सी सबसे पहले नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में देखेंगे और विटामिन से कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पे विलेयता के आधार पे या घुलनशीलता के आधार पे विटामिन जो है उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, तो एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन बी तथा सी। और एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, तो ए, डी, ई और के। ए यहाँ पे डी है, ए, डी, ई और के, एडेक, ये जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। अब यहां से सीधा इस विटामिन से संबंधित जानकारी पूछी जाती है। कुछ इनके केमिकल नेम पूछे जाते हैं, कुछ इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, रासायनिक नाम कौन से होंगे। फिर पूछा जा सकता है इसकी कमी से होने वाले रोग। तो यहाँ पर जैसे विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, तो इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी में कम रोशनी में नहीं दिखाई देता, या कह सकते हैं रतौंधी यानी रात में अंधी, दिन में सही दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही संध्या का समय होता है रोशनी कम होती है उसमें दिखाई नहीं देता। दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया। दूसरा क्या नाम होता है, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया जो होता है उसमें आंखें है वह शुष्क हो जाती है। फिर इसके बाद में विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी जो है इसी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसकी कमी हो जाए तो कौन सी समस्या हो जाती है, तो एक तो स्कर्वी समस्या हो जाती है। इस स्कर्वी को ही नाविक रोग कहा जाता है। इस स्कर्वी में एक तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है और एक होठों पे भी सूजन आ जाती है। और दूसरा फिर इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना है। और फिर इसके बाद में विटामिन डी, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वह होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है मित्रों, कैल्सीफेरॉल होता है। और कैल्सीफेरॉल की अगर कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, तो पूछा जाए कि बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो बच्चों में तो हो जाता है रिकेट्स। और व्यस्क में कौन सा रोग हो जाता है, तो व्यस्क में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, तो व्यस्क में ये वाला हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी पॉइंट याद रखने हैं, बहुत ही अति महत्वपूर्ण पॉइंट। फिर इसके बाद में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो इसकी कमी किसी पुरुष में हो जाए तो रोग हो जाता है, इसे कहा जाता है नपुंसकता। और किसी महिला में इसकी कमी हो जाए तो रोग होता है, उसे कहा जाता है बांझपन। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। विटामिन के जो है इसकी इसी का अन्य नाम होता है फाइलोक्विनोन, या इसी को कहा जाता है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन। फिर यहाँ पे फाइलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, कई बार फाइलोक्विनोन को फिलोक्विनोन भी लिख दिया जाता है, तो कोई भी लिखा जाए बात इसमें एक ही है। अब इस विटामिन के की कमी हो जाए तो कौन सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो रक्त का अविरल बहना, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनना, या कह सकते हैं रक्त का थक्का बनना है तो भी इसमें समय बहुत अधिक लगता है। ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछा आता है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का व प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता, तो आंसर क्या देना है, विटामिन के। फिर इसके बाद में देखते हैं और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि विटामिन बी वाला है। उसमें विटामिन बी में, ये विटामिन बी जो होता है वह कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4 है ना, यहाँ पे B4 है और यहाँ पे B5, इनके बारे में। तो देखो विटामिन बी जो होता है, B1 जो है इसका सही नाम होता है थियामिन, जिसको हम थायमिन बोल देते हैं। थायमिन सही शब्द नहीं होता। थायमिन जो होता है वह तो
डीएनए में होता है, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये जो शब्द है वो सही शब्द थियामिन है। तो विटामिन B1 को थियामिन कहा जाता है। इसकी कमी हो जाए तो जो रोग होता है, इस रोग को बोला जाता है बेरी-बेरी। और बेरी-बेरी रोग जो होता है उसमें तंत्रिकाएं जो होती है वह कमजोर हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति है वह उसकी एक्टिवनेस इतनी अधिक नहीं रहती। फिर इसके बाद में विटामिन B2 है, इसी को बोला जाता है राइबोफ्लेविन। और इसकी अगर कमी हो जाए तो दो रोग होता है, एक को कहा जाता है किलोसिस, एक को तो कहा जाता है किलोसिस और एक को कहा जाता है ग्लोसाइटिस। किलोसिस क्या होता है? तो किलोसिस का मतलब होता है होठों का फटना और ग्लोसाइटिस का मतलब होता है मुंह के अंदर छाले हो जाना, माउथ अल्सर हो जाना। तो यहां से इसकी कमी से किलोसिस और ग्लोसाइटिस हो जाता है। फिर यहां पे विटामिन B3 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो यह हो जाता है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम तो होता है नियासिन। उसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? ये वाला पॉइंट याद नहीं करना, कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से रोग जो होता है उसे बोला जाता है पेलेग्रा। क्या बोला जाता है इसे? इसके कारण रोग हो जाए तो उसे बोला जाता है पेलेग्रा। और ये पेलेग्रा जो होता है इसी को 4D रोग भी कहा जाता है। और 4D का मतलब क्या होता है? तो पहले D का मतलब होता है डायरिया, दूसरे D का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ स्किन। ये इसी को बोला जाता है डर्मेटाइटिस। इसी को बोला जाता है डर्मेटाइटिस कहा जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट याद रखना है डेमेंशिया। डेमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त में कमी हो जाना। और चौथी स्थिति हो जाती है डेथ। तो वापस पॉइंट सुनना, विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। इसकी कमी हो जाए तो रोग हो जाता है पेलाग्रा। पेलाग्रा को कहा जाता है 4D रोग। और 4D रोग में 4D यानी 4D का मतलब क्या हुआ? पहले D का मतलब डायरिया होता है, दूसरे D का मतलब डर्मेटाइटिस होता है, तीसरे D का मतलब डेमेंशिया होता है और चौथे D का मतलब होता है डेथ। फिर विटामिन B5, यहाँ पे B5 याद करेंगे, विटामिन B5। और B5 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। और पेंटोथेनिक एसिड जो इसकी कमी हो जाए तो रोग जो होता है उसे कहा जाता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। इस बर्निंग फुट सिंड्रोम में सबसे पहले तलुओं में जलन होती है और तलुओं में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। फिर ये तलुओं की जलन है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगती है और पैरों में तेज बर्निंग होनी शुरू हो जाती है। इसे कहा जाता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। फिर यहाँ पे याद रखना है विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी हो जाए, विटामिन B6 है, इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। और ये पायरोडॉक्सिन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है? तो एनीमिया का मतलब यहाँ पे होता है रक्त में आरबीसी की कमी। आरबीसी का निर्माण प्रॉपर नहीं होगा। तो ध्यान रखना इसमें B6 है। B6 के बाद में और भी आगे बढ़ेंगे, B9 भी आएगा और B12 भी आएगा। B6 की कमी से भी एनीमिया, B9 की कमी से भी एनीमिया और B12 की कमी से घातक एनीमिया होता है जिसे कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया। तो वो भी पॉइंट हमें याद रखना है। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और वापस रिपीट होते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है विटामिन B9। ये 9 है। विटामिन B9 जो होता है इसको बोला जाता है फोलिक एसिड। तो इसकी कमी हो जाए तो भी एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B12 जो होता है इसी को कहा जाता है साइनोकोबालेमिन। तो इसकी कमी से घातक एनीमिया होता है जिसे कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया। तो ये तो पॉइंट हमने याद कर लिए हैं। अब ये जो है ये वाला बच गया है B7। और B7 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। और इसकी कमी हो जाए तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, बालों की जड़ें है वह कमजोर हो जाती है। और जिसमें भी बालों का झड़ने की प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उसको बायोटिन के कैप्सूल जरूर देते हैं। तो इसीलिए देते हैं ताकि बालों की ग्रोथ अच्छी हो सके, उसकी जड़ें वह मजबूत हो सके। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, विटामिन ए के बारे में कुछ अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वह भी पॉइंट हमें याद रखना है। जैसे इसके स्रोत पूछे जाए तो यहाँ पे शब्दावली देखना, नारंगी तथा पीले रंग के फल। नारंगी तथा पीले रंग के फल, इसका मतलब ये होता है कि ऑरेंज कलर के फ्रूट्स तथा येलो कलर के अधिकतर जो फ्रूट्स होते हैं वह कौन से विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं? तो आंसर देना विटामिन ए। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि यहाँ पे हम कहेंगे आम, जैसे कि आम है, पपीता है, गाजर है। गाजर जो होता है वह अधिकतर गाजर के जो 80% प्रजातियां जो रहती है वह ऑरेंज कलर की होती है। और पपीता और आम जो है वो पकने के बाद कैसे हो जाते हैं? पीले। तो ऑरेंज तथा पीले रंग के जो फ्रूट्स होते हैं वह मुख्यतः किस विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं? तो आंसर देना है विटामिन ए के। फिर इसके बाद में याद रखना है मछली का तेल जो होता है जिसको हम कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं,
इसके अलावा एक और मछली का तेल आता है जिसे हॉलीवुड लिवर ऑयल भी कहा जाता है, उसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए के अलावा इसमें और भी पाया जाता है, इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, ए भी पाया जाता है। तो हम कहेंगे कि मछली का जो तेल होता है वह विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे को खसरे रोग से बचाने के लिए कौन से विटामिन की दवाई दी जाती है, कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो आंसर देना है विटामिन ए, क्योंकि इसमें खसरे जो विटामिन ए होता है वह बकल कैविटी के अंदर की जो एपिथेलियम टिश्यू उसको मजबूत बना देता है, जिसके कारण खसरे के जो वायरस है वह इतना जल्दी इंफेक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर यहां से सीधा क्वेश्चन कि संक्रमण रोधी विटामिन या एंटी इंफेक्टिव विटामिन किसे कहा जाता है? तो वह संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आम, पपीता, गाजर आदि में बीटा कैरोटीन पाया जाता है और यही बीटा कैरोटीन जो है वह लीवर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अतः बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का पूर्वज या विटामिन ए का पूर्व पदार्थ भी कहा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि विटामिन ए का पूर्व पदार्थ या पूर्वज किसे कहा जाता है? तो बीटा कैरोटीन को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीटा कैरोटीन जब लीवर में पहुंचेगा तो लीवर है वह बीटा कैरोटीन को ही कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में, इसलिए कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछ सकते हैं, आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विटामिन सी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत किसमें पाया जाता है? तो इसमें काकाडू में, केमो, सी बकथॉर्न, आंवला, इसके आंवला के अलावा यहाँ पे और लिख सकते हैं कीवी। फिर इसके बाद में साइट्रस फ्रूट यानी नींबू है, नारंगी है, मौसमी है, इसके अलावा हरी मिर्च है, इन सभी में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इनमें सभी में पाया जाता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय में प्रतिदिन विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो प्रतिदिन ऐसा कौन सा स्रोत है जो कि भारतीय लोग यूज करते हैं? विटामिन सी का जो स्रोत है वह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हरी मिर्च। फिर इस विटामिन सी के बारे में अन्य पॉइंट याद रखना है कि यह प्रतिदिन मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाने वाला विटामिन होता है। प्रतिदिन मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाने वाला विटामिन कौन सा? तो आंसर देना है विटामिन सी। फिर देखो प्रतिदिन मूत्र से निकल गया तो इसका संग्रहित नहीं होता, शरीर में इसका कोई संग्रहण नहीं होता है, अतः प्रतिदिन आवश्यक मात्रा में लेना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में से लेना ही पड़ता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है? तो भी आंसर देना है विटामिन सी होता है। फिर देखो त्वचा में कोलेजन निर्माण के लिए यह विटामिन अत्यंत आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कारण यह है कि त्वचा में देखो कोलेजन एक प्रकार का कोलेजन जो है वह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। उसके निर्माण के लिए जो है वह इस विटामिन की यानी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और ये जो है विटामिन सी है, कोलेजन का निर्माण जल्दी होगा तो घाव भी जल्दी भर जाएगा, क्योंकि देखो कट लग जाता है। अगर कोलेजन का निर्माण प्रॉपर हुआ है तो त्वचा का निर्माण भी ज्यादा प्रॉपर जल्दी तरीके से होगा और घाव भी जल्दी भर जाएगा। तो घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, ये अगर एग्जाम में पूछे तो भी आंसर देना है विटामिन सी होता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा? तो भी आंसर है विटामिन सी। अभी कोविड-19 आया था उस समय कहा भी गया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने के लिए विटामिन सी विथ जिंक का उपयोग करें। तो विटामिन सी और जिंक जो होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये वाला पॉइंट हमने याद कर लिया, यहाँ वाला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में देखेंगे विटामिन डी से संबंधित अन्य पॉइंट। डी में ऐसे याद कर सकते हैं देखो कि ये हमारा सूर्य है और सूर्य से बहुत सारी किरणें पृथ्वी की ओर आती है। कौन कौन सी आती है? तो सी, जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर, इतनी सारी आती है, जैसे कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। कॉस्मिक रेज जो होती है वो तो पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि धन आयस आवेशित कण होते हैं और यहीं से वायुमंडल से टकराकर वापस चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये किरणें कुछ मात्रा में पहुंचती है और इसमें अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रावायलेट जो होती है वह भी 3 प्रकार की होती है, ए प्रकार की, बी प्रकार की और सी प्रकार की। तो अल्ट्रावायलेट बी किरण है वह जब त्वचा पे गिरती है तो त्वचा के नीचे एक आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, या उसी को बोला जाता है इर्गोस्टेरॉल। तो ये जो आवरण है वह एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, दोनों ही टाइप के। इसके ऊपर जब ये गिरती है तो यह आवरण जो है वह कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। तो यहां से हम लिखेंगे कि अल्ट्रावायलेट बी किरणें जब गिरती है या पराबैंगनी बी किरणें जब गिरती है त्वचा पे, तो त्वचा के नीचे जो आवरण पाया जाता है इर्गोस्टेरॉल, यही कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख देते हैं, 1 मिनट। इसको ऐसे याद करना, देखो
हाँ, इसको इस टाइप से याद करेंगे। अब इसमें सुनना कि ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से आई है पराबैंगनी बी किरणें, पराबैंगनी बी किरणें, और ये पराबैंगनी बी किरणें हैं, यह गिरती है त्वचा पर, यह गिरती है हमारी त्वचा पर। तो त्वचा के नीचे एक आवरण पाया जाता है, इस आवरण को कहा जाता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, या इसी को कहा जाता है इर्गोस्टेरॉल, और यही इन किरणों के प्रभाव से कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। वैसे तो पहले यह प्रो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, फिर यह विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, लेकिन जनरल साइंस के हिसाब से हमें इतना याद रख सकते हैं। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन यहां से कि सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें होती है जो कि विटामिन डी के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, तो आंसर होगा पराबैंगनी बी किरणें। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि त्वचा द्वारा बनने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो भी आंसर है विटामिन डी। फिर त्वचा के नीचे पाए जाने वाला वह आवरण जो कि विटामिन डी में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है, तो उसका नाम है इर्गोस्टेरॉल, उसी को कहा जाता है, उसी के साथ में एक रहता है जिससे कहा जाता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और यही कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। अब विटामिन डी में कन्वर्ट होने के बाद में करता क्या है, तो देखो ये भी पॉइंट सुनना इसमें, ये विटामिन डी में कन्वर्ट होने के बाद में ये पहुंचता है, विटामिन डी पहुंचता है छोटी आंतों में, और छोटी आंतों को ऑर्डर देता है कि तुम्हारे अंदर जो पचा हुआ भोजन है उसमें कैल्शियम भी होगा, उस कैल्शियम का अवशोषित करो। तो फिर यह जो छोटी आंत है वह कैल्शियम का अवशोषण करती है, और फिर यही कैल्शियम है यह पहुंच जाता है रक्त में, और रक्त के माध्यम से यही पहुंचता है हड्डियों में। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो यह कि कैल्शियम से संबंधित विटामिन कौन सा है, तो कैल्शियम से संबंधित विटामिन है वो विटामिन डी ही होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आंत द्वारा कैल्शियम का अवशोषण करवाने वाला कौन सा विटामिन है, तो आंत द्वारा कैल्शियम का अवशोषण करवाने वाला विटामिन भी विटामिन डी होता है। फिर पूछा जाए कि हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन कौन सा है, तो हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन भी विटामिन डी होता है। अब ये विटामिन डी हार्मोन की तरह तो काम करता है, लेकिन किस हार्मोन की तरह काम करता है, तो हमें याद रखना है पैराथार्मोन की तरह काम करता है, पैराथार्मोन की तरह काम करता है। और किस हार्मोन के विपरीत काम करता है, किस हार्मोन के विपरीत काम करता है, तो हमें याद रखना है कैल्सीटोनिन के विपरीत काम करता है, कैल्सीटोनिन के विपरीत काम करता है यह विटामिन डी। फिर इसके बाद में सीधा सा पॉइंट है कि सबसे तीव्र गति से बनने वाला, शब्दावली क्या है, सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो भी आंसर देना है विटामिन डी होता है। फिर पूछ लिया कि त्वचा द्वारा कौन सा निर्मित विटामिन बनने वाला विटामिन, तो भी विटामिन डी है। और फिर पूछ लिया कि ऐसा विटामिन जिसका निर्माण जो है हमारे शरीर द्वारा किया जाता है, ऐसा विटामिन जिसका निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जाता है, वह सिर्फ विटामिन डी होगा। इसके अलावा जितने भी विटामिन है इसको हम बाहर से प्राप्त करते हैं, लेकिन शरीर द्वारा बनने वाला विटामिन कौन सा रहता है, विटामिन डी। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। तो ये हो गया इस विटामिन डी के बारे में पॉइंट, ये पॉइंट लिखा है, ठीक है, विटामिन डी हो गया। फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण पॉइंट है विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में मोस्ट पॉइंट समझना, विटामिन ई के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारी है। विटामिन ई जो है वह हमने पहले पढ़ा था कि विटामिन ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता हो जाता है, लेकिन विटामिन ई को प्रॉपर मात्रा में लिया जाए तो यह बांझ रोधी विटामिन की तरह काम करता है, बांझपन को रोकता है, और नपुंसकता रोधी विटामिन का भी काम करता है, इसलिए इसको बांझ रोधी विटामिन या नपुंसकता रोधी विटामिन भी कहा जाता है। और इसलिए प्रजनन क्षमता को अच्छा करता है, इसलिए इसको प्रजनन विटामिन या रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है, और इसीलिए इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ये जो है विटामिन ये त्वचा में और बालों में चमक उत्पन्न करता है, इसलिए इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। और एक कैप्सूल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। फिर इसके बाद में बालों के लिए भी अच्छा होता है, इसके अलावा यह त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। दोनों में चमक उत्पन्न कराने वाला विटामिन कौन सा है, तो भी आंसर है विटामिन ई। ये हो चुका विटामिन ई के बारे में। और विटामिन ई का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत रहता है सोयाबीन। फिर आइए विटामिन के बारे में।
विटामिन के क्या करता है, तो विटामिन के जो है वह यकृत में जाकर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के निर्माण में, या फिर इसमें पॉइंट सुनना, विटामिन के जो है वह हरी पत्तेदार सब्जियों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें तो ये बॉडी में जाने के बाद में यह मिलता है सीधा छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत से मिल जाता है ब्लड में, और ब्लड से यह पहुंच जाता है लीवर में, और लीवर में जाकर जब यह विटामिन के लीवर में पहुंचेगा तब लीवर है वह विटामिन के की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो आंसर क्या देना है, विटामिन के, बस ये। और इसकी मुख्य स्रोत कौन सा रहेगा, तो हरी पत्तेदार सब्जी इसका स्रोत रहेगी। फिर आइए विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1 का मुख्य स्रोत जो है तो अनाज के छिलके होते हैं, अनाज के छिलकों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसी का एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो पॉलिश किए हुए धान या पॉलिश किए हुए चावल जो होते हैं उसमें किस विटामिन की कमी पाई जाती है, तो सिंपल पॉइंट है कि अगर चावल पे पॉलिश कर दिया, चावल का छिलका उतार लिया गया, तो ये जो चावल बचा हुआ है इस पे से विटामिन बी1 उतर गया। तो पॉलिश किए हुए चावल में या पॉलिश किए हुए धान में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी1। फिर इसके बाद में सीधा एग्जांपल में महत्वपूर्ण है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का प्रमुख स्रोत कौन होता है, तो इसमें जंतु स्रोत होता है, यानी कि जंतु से प्राप्त कर सकते हैं, जंतुओं के मांस का सेवन कर सकते हैं, कलेजी का सेवन कर सकते हैं, जंतुओं के दूध का सेवन कर सकते हैं, या दूध से दही बनता है उसका सेवन करना है, या फिर कह सकते हैं कि इससे बनता है पनीर, इस पनीर का सेवन हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इनका सेवन नहीं करते हैं तो इसमें बी12 की कमी हो जाती है। तो कुछ शाकाहारी लोग जो होते हैं वह दूध तथा दूध से बनी हुई पदार्थों का सेवन नहीं कर पाते, क्योंकि कई लोगों में इनके कारण गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्थिति में शाकाहारी लोगों में बी12 की कमी हो जाती है। अतः यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से वह विटामिन जिसके कि शाकाहारी में सामान्यतः कभी पाई जाने की संभावना अधिक रहती है वह कौन सा है, तो आंसर देना इसमें विटामिन बी12 होता है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, इसमें तत्व पाया जाता है कोबाल्ट। और यह भी पूछा जाए कि विटामिन बी12 को प्राप्त करना है तो सबसे अच्छा साधन है वह होता है लीवर। जंतुओं का लीवर में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और लीवर शब्द नहीं आता, इसमें शब्द देसी भाषा में यहाँ कलेजी बोल दिया जाता है। फिर इसके बाद में है इस विटामिन की कमी से आरबीसी का पूर्ण परिपक्व नहीं हो पाता है, पूर्ण परिपक्वन नहीं हो पाता, बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये विटामिन की कमी हो गई, ये विटामिन की कमी होगी तो आरबीसी का पूर्ण परिपक्व नहीं होगा, और पूर्ण परिपक्व नहीं होता है तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, पर्निशियस एनीमिया की समस्या हो जाती है। फिर इसके बाद में अलग से क्वेश्चन है इस पॉइंट के अलावा कि लीवर में संग्रहित होने वाले विटामिन कौन से होते हैं, तो याद रखना ए, डी, ई, के तथा बी12 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। और ये जो ए, डी, ई, के जो होते हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन का स्टोरेज मुख्यतः कहां पर होता है, तो आंसर क्या देना है, लीवर में होता है। दूसरा पॉइंट ये कि एंटी कैंसरस विटामिन कौन सा होता है, यानी कैंसर का रोकथाम करने वाले विटामिन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ए, सी और ई होता है। और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करने वाले विटामिन कौन से होते हैं, तो भी आंसर देना है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये हमारा विटामिन वाला पॉइंट है वह कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसमें लेंगे जल तथा खनिज लवण से संबंधित पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।